ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभिषेक के इस बात पर गुस्सा होते हुए रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और अभिषेक से कहा, जो अपने परिवार का नाम आगे करके किसी भी चीज पर अपना हक जमाता है, उस इंसान को अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता। यह बात मुझे बलबीर सर ने समझाई थी। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम बॉस बनना चाहते हो तो तुम्हें वह पोजीशन हासिल करनी होगी। तो चलो हम किसी चीज में कंपटीशन करते हैं, जो जीतेगा वही इस प्ले एरिया का बॉस होगा। अपनी छाती पर हाथ मारते हुए यश ने रिया से कहा, तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम कैसे बॉस बन सकती हो? मेरी तरफ देखो, मैं एक पावरफुल यंग लड़का हूँ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। चलो अब मुझे बॉस कहो ताकि हम सब यहाँ शांति से रह सकें। रिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए यश से कहा, और अगर मैं ऐसा न करूँ तो क्या सिर्फ यंग लड़के ही प्ले एरिया के बॉस बन सकते हैं? रिया की इस बात पर हंसते हुए यश ने कहा, हाँ, अगर तुम मेरी तरह एक यंग देसिंग लड़का बन जाओ तो तुम बन जाओगी इस प्ले एरिया का बॉस। यह कहते हुए वो खुद ही हंसने लगा। यश की इस बात को पकड़ते हुए रिया ने यश से कहा, देखो, अगर मैंने ऐसा कर दिखाया तो फिर तुम्हें अपने प्रॉमिस पर बने रहना पड़ेगा। यश 8 साल का लड़का था। उसे यह बात पता थी कि कोई भी लड़का चाहकर भी लड़की नहीं बन सकता था और कोई भी लड़की चाहकर भी लड़का नहीं बन सकती थी। भगवान ने बाय बर्थ हर लड़के को लड़की को अलग अलग पावर दिए थे, जो कभी भी इंटरचेंज नहीं हो सकते थे। बड़े बुजुर्गों की इस बात पर यश को पूरा विश्वास था, इसलिए हंसते हुए उसने रिया के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम लड़का बन गई तो मैं तुम्हें बॉस कहकर बुलाऊंगा, और अगर तुमने अपने आप को लड़के में नहीं बदल पाई तो फिर तुम मुझे बॉस कहोगी और हमेशा के लिए मेरी असिस्टेंट बन जाओगी। दोनों बच्चों ने प्रॉमिस लेते हुए एक दूसरे का हाथ मिला लिया। अभिषेक ने रिया का हाथ खींचकर उसे धीरे से कान में कहा, देखो, मैंने सुना है कि कोई भी लड़की कभी भी लड़का नहीं बन सकती और कोई भी लड़का कभी भी लड़की नहीं बन सकता। यह बेट लगाकर तुम जरूर हार जाओगी। इस बेट से पीछे हट जाओ, इस प्रॉमिस को कैंसिल कर दो। बड़े ही प्यार से धीमी आवाज में रिया ने अभिषेक से कहा, मेरे पास एक रास्ता है, तुम चिंता मत करो। जब यश हंसते हुए वहां से चला गया, मिस्का दौड़कर रिया के पास आई। मिस्का हंस हंस कर रिया का मजाक उड़ाने लगी और उसे कहने लगी, तुम जानती नहीं हो यश को, यश बहुत ही जिद्दी और स्ट्रॉन्ग लड़का है। अब उसकी नजर तुम पर पड़ गई है। अगर तुमने उसका कहा नहीं माना तो फिर वह तुम्हें रोज इतना रुलाएगा कि तुम खुद ही स्कूल छोड़कर भाग जाओगी। ऐसा पहले भी वह कई बच्चों के साथ कर चुका है। तुम्हें पता है उसका असिस्टेंट बनने का मतलब क्या है? यश अपने असिस्टेंट के पास वह सब काम करवाता है जो घर पर उसके पेट डॉग उसके लिए करते हैं। जैसे कि अगर उसे बॉल कहीं फेंका तो तुम्हें मुंह से पकड़कर उसके लिए वो बॉल वापस लाना होगा। उसे जब मन करेगा तब वह तुमसे कहेगा कि कुत्ते की तरह अपने गले से आवाज निकालो, वह तुम्हें अपना पेट बनाकर छोड़ेगा। रिया बन जाएगी यश की पेट। यह कहते हुए मिस्का जोर जोर से हंसने लगी। मिस्का की बात सुनकर रिया ने अपने गालों पर उंगलियां फेरते हुए पजल होकर कहा, मगर मुझे जरा यह तो बताओ, अगर इंसान को एक डॉग की तरह बात करने को कहा जाए तो वह कैसे करेगा? बिना सोचे मिस्का अपने दोनों घुटनों पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर अपने मुंह से आवाज निकालने लगी, भाव 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 भाव। इसके बाद मिस्का तुरंत खड़ी हो गई और बड़ी ही प्राउडली रिया से कहा, देखा, इस तरह करते हैं। रिया ने फिर से कंफ्यूज होकर मिस्का से पूछा, यह कैसे किया तुमने? रिया की यह बात सुनकर मिस्का ने अपने सर पर अपना हाथ दे मारा और कहा, तुम कितनी स्टूपिड हो। फिर मिस्का ने फिर से वही पोजीशन ली और अपने मुंह से आवाज निकाली, भाव 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 भाव। फिर जब मिस्का ने खड़ी होने की कोशिश की तो रिया ने उसके कंधे पकड़ लिए और कहा, अच्छा, तो इस तरह बात करती है मिस्का डॉगी। सारे बच्चे मिस्का पर हंसने लगे थे। मिस्का को जब इस बात का एहसास हुआ कि अभी अभी रिया ने बड़ी ही स्मार्टली अपने बेइज्जती का बदला मिस्का से ले लिया था, तो वह फिर से जोर जोर से रोने लगी। मिस्का की रोती हुई आवाज के बीच में सारे बच्चे रिया की इस स्मार्टनेस पर दाद देते हुए मिस्का पर हंसने लगे।
स्कूल का टाइम खत्म होते ही सारे पेरेंट्स एक के बाद एक अपने बच्चे को लेने स्कूल गेट पर जमा होने लगे। रिया को पता था कि आज उसे स्कूल से घर जाने के लिए उसकी छोटी मम्मी यानी कि श्रेया अय्यर आने वाली है। जैसे ही स्कूल गेट से बाहर निकली, रिया ने सामने खड़ी श्रेया को देखा। रिया ने अपने हाथ हवा में उछालकर श्रेया के पास दौड़कर जाते हुए कहा, आज का मेरा स्कूल का सारा दिन सुपर था। थैंक यू छोटी मम्मी, आज तुम मुझे स्कूल छोड़ने आई तो मेरा दिन बहुत अच्छा गया। रिया के मुंह से यह सुनकर श्रेया को बहुत अच्छा लगा। श्रेया ने रिया को प्यार करते हुए कार में बिठाया और कहा, इस बात के लिए तुम्हें एक आइसक्रीम खिलाई जाएगी। रिया ने जोर से आवाज करते हुए कहा, यू आर द बेस्ट मौसी एवर। मल्होत्रा हाउस में शाम को जब सब लोग डिनर कर रहे थे, तब रिया ने जल्दी जल्दी अपना डिनर फिनिश करके अंजलि मामी के सामने बहाना बनाया कि उसे एक होम असाइनमेंट कंप्लीट करना है। यह कहकर रिया अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद रिया ने आर्यन को वीडियो कॉल लगाया। जैसे ही आर्यन ने रिया के वीडियो कॉल का जवाब दिया, आर्यन को देखते ही रिया ने आर्यन से कहा, आई मिस यू माई लिटिल ब्रदर। आर्यन इस वक्त अपना होमवर्क कर रहा था और यहाँ वहाँ देखकर वह इस बात का ध्यान रख रहा था कि कहीं रिया के साथ वीडियो कॉल करते हुए उसे कोई देख न ले। आर्यन ने ईयरफोन कान में लगाए और रिया से कहा, मैंने भी तुम्हें और मॉम को बहुत मिस किया है। रिया ने आर्यन की बात का जवाब देते हुए आर्यन से कहा, अब बहुत वक्त हो गया है, क्या हमें फिर से अदला बदली करनी चाहिए? आर्यन ने बिना सोचे रिया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं भी चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी अदला बदली करें, लेकिन तुमने तो स्कूल जाना शुरू कर दिया है ना, और मैंने सुना है कि स्कूल में लड़कियों की यूनिफॉर्म लड़कों से अलग होती है। I mean, लड़कियों को तो स्कर्ट पहनकर जाना होता है ना। तभी रिया ने अपनी भोली और मासूम शक्ल बनाते हुए आर्यन से कहा, स्कूल में मुझे कोई लड़का परेशान कर रहा है, वह चाहता है कि मैं उसकी असिस्टेंट बन जाऊं। बस रिया के मुंह से इतना सुनते ही आर्यन के अंदर का भाई अचानक जाग गया। आर्यन ने अपने हाथों में पकड़ी हुई पेंसिल को जोर से टेबल पर फेंकी और रिया से कहा, हम जल्दी से जल्दी अदला बदली करेंगे। आर्यन को उस लड़के से जल्द बदला लेना था जो उसकी बहन को परेशान कर रहा था। आर्यन हालांकि अभी बहुत छोटा था, मगर वह अभी से अपनी बहन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। रिया की कंप्लेंट सुनकर आर्यन की आंखों में गुस्सा आ गया था। उसने रिया से कहा, अच्छा मुझे बताओ स्कूल में और क्या क्या करना होगा मुझे? मैं वह बस सब करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है। थोड़ी देर सोचने के बाद अचानक रिया को एक बात याद आ गई। उसने आर्यन से कहा, अरे हाँ, स्कूल में बहुत जल्द एक फंक्शन होने वाला है, बहुत बड़ा फंक्शन। उस फंक्शन के लिए कुछ बच्चों को डांस परफॉर्मेंस देना है और मैं उस डांस में सेंटर स्टेज पर डांस करने वाली हूँ। सारे बच्चे मेरे आसपास डांस करेंगे। आई विल बी द सेंटर। यह बात सुनकर आर्यन को अपनी बहन के लिए बहुत प्राउड फीलिंग होने लगी, मगर कुछ ही देर में उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर वह रिया बनकर स्कूल में जाता है तो उसे भी डांस सेशन में हिस्सा लेना होगा और डांस भी करना होगा। आर्यन किसी भी कीमत पर स्कर्ट नहीं पहनना चाहता था, मगर अपनी बहन के लिए वह स्कर्ट पहनने तक को भी राजी हो गया था। मगर डांस करना आर्यन के बस की बात नहीं थी। रिया को भी पता था कि आर्यन के लिए डांस करना कितना मुश्किल था। तभी रिया को एक आइडिया आया। रिया ने अपने कैमरे का एंगल वाइड करते हुए आर्यन से कहा, चलो आर्यन डांस प्रैक्टिस करते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी वही स्टेप तुम्हें वहां पर जाकर करने हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। रोहित मारवा खाना खाकर अपने घर में बने एक कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर जाने लगा। वह इस वक्त आर्यन की साइकियाट्रिस्ट, जिसे डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित के पास भेजा था, उससे आर्यन की मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन कर रहा था। रोहित ने फोन पर उस डॉक्टर से कहा कि आर्यन पिछले काफी दिनों से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, अब वह किसी भी तरह का वायर्ड बिहेवियर नहीं करता। डॉक्टर ने रोहित की बातों का जवाब देते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब यह है कि आर्यन की हालत अब नॉर्मल होने लगी है। कुछ देर और ऑब्जर्व कीजिए उसे, अगर कुछ देर और उसने अपने बिहेवियर को नॉर्मल रखा तो हम समझ सकते हैं कि आर्यन अपने मेंटल कंडीशन पर पूरी तरह से काबू पा चुका है और वह पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। डॉक्टर के मुंह से यह सुनते ही रोहित ने चैन की सांस ली। फोन रखने के बाद आर्यन पर नजर रखने के लिए रोहित ने अपने बेडरूम के अंदर झांक कर देखा। रोहित पिछले कुछ दिनों से आर्यन के होमवर्क और उसकी पढ़ाई पर भी नजर रख रहा था।
जिससे रोहित काफी खुश था। आर्यन का प्रोग्रेस देखकर रोहित को लग रहा था कि रोहित के किए गए सारे एफर्ट्स सही दिशा में जा रहे थे और आर्यन भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल बिहेवियर दिखाकर यह प्रूव कर रहा था कि वह कोई दिमागी तौर से कमजोर बच्चा नहीं था। इनफैक्ट आर्यन के स्टडीज की प्रोग्रेस रिपोर्ट तो यही कहती थी कि आर्यन बाकी बच्चों से पढ़ाई में काफी ज्यादा बेहतर था। बेडरूम में झांकने से पहले रोहित को लगा था कि आर्यन बेडरूम में हमेशा की तरह या तो अपना होमवर्क सीरियसली कर रहा होगा और या तो पढ़ते पढ़ते सो गया होगा। मगर बेडरूम में जाकर रोहित ने जो देखा वह देखकर वह दंग रह गया। आर्यन अपने मोबाइल में देखकर अलग अलग चेहरे बना रहा था। कभी वह अपना एक हाथ ऊपर लेता तो कभी एक टांग ऊपर लेकर दूसरी टांग को अचानक पीछे कर देता, कभी दोनों हाथों से फूल बनाता तो कभी अचानक दोनों हाथ हवा में रखकर गोल गोल घूमने लगता, कभी अपनी कमर मटकाता तो कभी एक टांग हवा में स्ट्रेच करके अपना मुंह आसमान की ओर कर देता। क्योंकि रिया के डांस के सारे स्टेप एक लड़की के हिसाब से कोरियोग्राफ किए गए थे, आर्यन को ऐसे स्टेप लेते हुए देखकर रोहित दंग रह गया था। फिर अचानक जब आर्यन डांस का एक स्टेप करते हुए गोल गोल घूमने लगा तो उसकी नजर दरवाजे पर खड़े रोहित पर पड़ी। रोहित पर नजर पड़ते ही आर्यन का डांस एकदम से बंद हो गया। आर्यन के पांव उसी जगह पर जम गए। बाप बेटे कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में बस देखते रहे। फिर अचानक ही रोहित ने जोर से दरवाजा बंद किया और आर्यन के डॉक्टर को फोन करके कहा, मुझे लग रहा है आर्यन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, उसकी कंडीशन रिलैप्स होने लगी है। वहां अंदर घबराकर आर्यन ने रिया के साथ वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर ली थी। आर्यन को पता था कि अब कुछ और दिन उसे उसके पापा के बेतुके सवालों का जवाब देना होगा। वहां रिया समझ चुकी थी कि शायद आर्यन इस वक्त वीडियो कॉल पर बात नहीं कर सकता क्योंकि उसके कमरे में कोई आया था। उसे यह पता था कि कमरे में ज्यादातर रोहित या सनी चाचू ही आते थे, मगर सनी चाचू के आने पर आर्यन इस तरह फोन डिस्कनेक्ट नहीं करता। इसका मतलब साफ था कि रोहित ने आर्यन को डांस करते देख लिया था। रिया को एक बार के लिए लगा कि काश थोड़ी देर के लिए वह अपने डैड को देख सकती थी। कहीं न कहीं रिया अपने डैड रोहित को बहुत मिस कर रही थी, मगर फिर उसे यह सोचकर खुशी हुई कि बहुत जल्द वो और आर्यन अदला बदली करने वाले थे और इसका मतलब यह था कि कुछ दिन वह रोहित के साथ रहेगी। अपनी मम्मा के लैपटॉप से रिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन किया। लॉगिन करते ही उसने देखा कि उसके इनबॉक्स में उसके फैन नानू ने उसके लिए ढेर सारे वेल विशेष भेजे थे। अपने फैन नानू को थैंक यू कहकर रिया ने अपनी गेमिंग साइट पर लॉगिन किया। गेमिंग साइट पर जाते ही उसे पता चला कि उसके फैन नानू ने और 10,000 टोकन उसके सपोर्ट में भेजे थे। अपने फैन नानू के इस गेस्चर को देखकर रिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी रिया के स्क्रीन पर एक पॉपअप आया। इंटरनेशनल गेमिंग कंपटीशन शुरू होने जा रहा था। पार्टिसिपेट करने के लिए रिया को एक फॉर्म भरना था। रिया चाहती थी कि वह गेमिंग फेस्टिवल में जरूर हिस्सा ले, इसलिए उसने तुरंत ही एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर दिया। तभी गेमिंग फेस्टिवल की बैक ऑफिस से कस्टमर सपोर्टर्स स्टाफ का मैसेज आया, कैन नॉट प्रोसेस एप्लीकेशन विदाउट ए यूजर फोटोग्राफ, प्लीज अटैच योर फोटोग्राफ। रिया को तुरंत इस बात का एहसास हुआ कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मतलब यह था कि दुनिया के सामने रिया को अपना चेहरा दिखाना होगा। जब कुछ देर रिया ने उस मैसेज का जवाब नहीं दिया तो कस्टमर सपोर्ट ने रिया को मैसेज लिखते हुए कहा, वी हैव प्रोसीड योर एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन बट बिकॉज वी हैव नॉट रिसीव योर फोटोग्राफ along with the application we will be using the screen capture from your live stream। लाइव स्ट्रीमर के लिए यह कंटेस्ट किसी ओलंपिक से कम नहीं था। जिस लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए रिया पार्टिसिपेट करना चाहती थी, उस प्लेटफॉर्म पर यह लाइव स्ट्रीमिंग कंटेस्ट साल में 2 बार ऑर्गेनाइज की जाती थी। कंटेस्ट में 2 लाइव स्ट्रीमर एक दूसरे के सामने गेम खेलते थे। जीतने वाला अगले राउंड की ओर प्रोग्रेस कर जाता। टॉप 10 फाइनल लिस्ट बहुत सारे इनामों के हकदार बन जाते थे, जिनमें से एक सबसे बड़ा इनाम होता था कि वह सोशल मीडिया के टॉप ट्रेडिंग लिस्ट में शामिल हो जाते थे। सोशल मीडिया के ट्रेडिंग लिस्ट में आने का मतलब यह था कि तुम पूरी दुनिया की हर लैपटॉप स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर देखे जाने वाले हो। जब रिया ने एक्साइटमेंट में यह गेमिंग
कंटेस्ट ज्वाइन कर ली थी तब उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उससे इस कंटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए अपना चेहरा पूरी दुनिया के सामने रिवाइल करना होगा। रिया अपनी एक्साइटमेंट में कंटेस्ट के बारे में लिखे गए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ठीक से पढ़ नहीं पाई थी। जब कस्टमर केयर से 2 बार रिया को अपना फोटो अपलोड करने की रिक्वेस्ट आई तब रिया ने गेमिंग प्लेटफॉर्म के विंडोज को क्लोज कर दिया। उसे लगा ऐसा करने से बिना फोटो के ही वह उस कंटेस्ट का हिस्सा बन पाएगी, मगर जो बात रिया को नहीं पता थी वह यह थी कि कस्टमर स्टाफ ने रिया के मेल बॉक्स में एक मेल भेजा था जिसमें साफ लिखा था कि रिया का फोटोग्राफ न मिलने पर वह रिया की लाइव स्ट्रीम वाली तस्वीर प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे और रिया की कंपटीशन शुरू होने का वक्त और बाकी डिटेल्स भी रिया के मैसेज बॉक्स में मेल कर दी जाएगी। लैपटॉप साइड में रख कर रिया अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगी। जब अनिका बेडरूम में आई तब अनिका ने देखा कि रिया बालकनी में बैठकर मोबाइल पर बहुत ही पेशेंटली अपनी गेम खेल रही थी। अनिका ने राइटिंग टेबल के पास जाकर जैसे ही लैपटॉप स्क्रीन पर उस एड्रेस का पेज खुला, अनिका ने होम स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक किया। वह लिंक अनिका को एक और पेज पर ले गई। अनिका ने उस लिंक पर फिर से अपना पासवर्ड डाला। जब दोबारा लैपटॉप स्क्रीन पर एक वेब पेज खुला तो फिर से अनिका ने स्क्रीन पर दी गई लिंक को दबा दिया। यह प्रोसेस 7 से 8 बार किया गया। तब फाइनली अनिका एक वेबसाइट पर पहुंची जिसका नाम था इंपीरियल चैट रूम। अनिका ने अपना आईडी और पासवर्ड डालकर इस चैट रूम में लॉगिन कर दिया। इस चैट रूम में लगभग 12 से 13 लोग मौजूद थे। इंपीरियल चैट रूम का अकाउंट एक बहुत ही लिमिटेड और प्रीमियम मेंबर्स के लिए यूजर अकाउंट था। यहाँ कुछ लोग हर महीने किसी एक दिन एक प्री डिसाइडेड टाइम पर एक अकाउंट में लॉगिन करते और देश और दुनिया के हर हाल चाल पर नजर डालते। ये सब लोग देश और दुनिया की अलग अलग फील्ड में काफी नाम कमा चुके लोग थे। कोई रॉयल बिजनेस फैमिली हेड था तो कोई ग्लोबल अवार्ड विनर इकोनॉमिस्ट। इनके बीच एक छोटा सा डिस्कशन आने वाले कल में देश और दुनिया की इकोनॉमी और सोशल परिस्थितियों पर गहरा असर डाल सकता था। इस चैट रूम की सबसे खास बात यह थी कि चैट रूम में ज्वाइन होने वाले लोगों को एक दूसरे का असली नाम या पहचान के बारे में कुछ पता नहीं होता था। वह बस एक दूसरे को स्पेशली चैट रूम के लिए रखे गए एक स्पेशल आईडी के नाम से ही जानते थे। ज्यादातर लोगों ने अपना नाम किसी जानवर के नाम से रखा था, लेकिन चैट रूम में मौजूद सारे लोग यह जानते थे कि इस चैट रूम में एंटर करने के लिए जो क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट होती थी उन्हें पूरा करना किसी भी आम इंसान के बस में नहीं था। यह माना जाता था यह 13 लोग लगभग अपने फील्ड से जुड़े सबसे शक्तिशाली लोगों में से शुमार थे। पिछले कुछ सालों में इस चैट रूम में किसी भी नए व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी। ज्यादातर लोगों ने अपने अकाउंट को अपने फादर या ग्रैंडफादर से इनहेरिट किया था। अनिका लैपटॉप के सामने बैठ गई और अपने चेहरे को अपने हाथों पर टिकाकर स्क्रीन की ओर देखने लगी। तभी अचानक चैट रूम में किसी ने एक मैसेज भेजा। मैसेज भेजने वाले का नाम ईगल था। चैट रूम में एक टॉपिक शुरू करते हुए ईगल ने लिखा, इंडिया में रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज का फ्यूचर क्या होने वाला है, कोई बता सकता है? जैसे ही ईगल ने यह सवाल सबसे पूछा, चैट रूम में मौजूद बाकी लोग एक के बाद एक उसका जवाब देने लगे। टाइगर ने लिखा, रियल एस्टेट एक बहुत बड़े बबल में है, स्पेशली दिल्ली में पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी के भाव आसमान छू गए हैं। मुझे लगता है अगर यह ट्रेंड ज्यादा चलता रहा तो हमारी इकोनॉमी इस बढ़ते हुए प्राइसिंग के साथ ज्यादा देर तक चल पाए। टाइगर की बातों को नकारते हुए लायन ने लिखा, मुझे अभी भी लगता है कि दिल्ली के रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में बहुत स्कोप बाकी है। तभी चैट रूम में मौजूद एक मेंबर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में अब कोई स्कोप बाकी है, बस अब तो यह देखना है कि कब रियल एस्टेट के दाम गिरने लगे। मुझे लगता है अगले साल की शुरुआत से यह होना शुरू हो जाएगा। तभी किसी एक मेंबर ने यह कहा, मगर इस वक्त तो हम रियल एस्टेट प्राइसिंग में अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं। सारी के सारे मेंबर ने किसी न किसी जानवर के नाम से अपने आप को इस इंपीरियल ग्रुप मेंबर में रजिस्टर किया था। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ईगल ने पूछा, अगर ऐसा है तो हमें रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए क्या करना होगा? यह सवाल आते ही अचानक ही चैट रूम में सभी लोग शांत हो गए। तभी सबने देखा आईडी नंबर 1 यानी कि द किंग कुछ टाइप कर रहा था।
सबने अपने कमेंट्स बंद कर दिए। सब लोग बस ये ही जानना चाहते थे कि द किंग क्या कहना चाहते हैं। इंपीरियल ग्रुप मेंबर के हेड ने मैसेज भेजते हुए सबसे कहा, हाउसिंग प्राइस लगभग अगले 10 साल के लिए स्टडी रहेंगे। हमें यह ध्यान रखना होगा कि अब मार्केट ना तो अपने आप को अपवर्ड ट्रेंड दिखाए और ना ही डाउन ट्रेंड। यह मैसेज जिस आईडी से आया था उस आईडी का चैट रूम नाम था किंग। किंग के लिखे गए मैसेज का मतलब यह था कि बाकी लोगों को किंग के दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना था और फिलहाल किंग ने जो फैसला लिया था उससे मार्केट में एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता था। रियल एस्टेट स्टडी करने का मतलब यह था कि लोगों ने जो हाउसिंग लोन ली थी उसके बदले में उन्हें रियल एस्टेट से कुछ फायदा नहीं होने वाला था। इनफैक्ट वह जो इंटरेस्ट भरने वाले थे, अगर 10 सालों के लिए रियल एस्टेट के दाम नहीं बढ़े तो यह इन्वेस्ट उनके लिए लॉस बनता जाएगा और साल दर साल बढ़ते हुए मार्केट में एक बहुत बड़ा कैपिटल अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट का डेफिसिट खड़ा कर देगा। हालांकि सभी को किंग के लिए हुए फैसलों को फॉलो करना था। कोई बात यह नहीं जानता था कि आखिर यह किंग था कौन, वो किस बिजनेस सेगमेंट से था, वह कहाँ रहता था और उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी। कुछ वक्त पहले अनिका ने इस किंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की थी, मगर वह किंग की असली पहचान पता लगाने में नाकामयाब रही थी। अनिका की बेंगलुरु वाली आंटी ने हमेशा उससे कहा था कि इंडिया का सबसे पावरफुल बिजनेस टाइकून रोहित मारवा था, इसलिए कई बार अनिका को लगता था कि ये किंग और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा हो सकता था। जबकि ईगल हमेशा से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखकर सब पर यह जताना चाहता था कि इस चैट रूम में अगर किंग के बाद कोई सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर है तो वो ईगल ही था। टाइगर और लायन काफी गिने चुने सुझाव देते थे, मगर उनके सुझाव से यह साफ पता चलता था कि वह इंडिया की किसी लीडिंग बिजनेस ग्रुप के हेड होंगे, क्योंकि उनकी बातें हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन इकोनॉमी पर ही लिमिट रहती थी। अनिका कभी चैट रूम में कोई मैसेज या सुझाव नहीं देती, मगर चैट में पार्टिसिपेट करके उसे देश और दुनिया में चल रहे पॉलिटिक इन्वायरमेंट के बारे में पहले से पता हो जाता था। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अनिका चाहती तो शेयर मार्केट से काफी पैसा बना सकती थी, मगर अनिका ने इस इंफॉर्मेशन को यूज करके सिर्फ उन जगहों पर इन्वेस्ट किया जहां से उसे अपना और रिया का फ्यूचर सिक्योर करने जितना प्रॉफिट हो सके। अनिका के कोई ऐसे बड़े सपने नहीं थे कि वह इन इंफॉर्मेशन के जरिए करोड़ों रुपए कमाए। बस अनिका का एक छोटा सा सपना था कि वह अपनी बेटी के लिए एक सिक्योर फ्यूचर प्लान कर सके। चैट रूम में की बातें करते हुए अनिका को थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगती थी। जैसे ही अनिका ने एक लंबी उबासी ली, स्क्रीन पर किंग का एक मैसेज फ्लैश हुआ, लेट्स अस एंड टुडे मीटिंग। यह मैसेज ग्रुप पर पोस्ट होते ही सारे मेंबर एक के बाद एक गुड बाय लिखने लगे। तभी अनिका ने दिन का अपना पहला मैसेज पोस्ट करते हुए ग्रुप पर लिखा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय कहते ही कैट ने चैट रूम से लॉग आउट कर दिया। वहां रोहित मारवा अपनी चेयर पर बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। अशोक मेहरा के प्रॉपर्टी डील को रिजेक्ट करने के बाद रोहित मारवा एक गहरी सोच में पड़ गया था। दरअसल रोहित मारवा ने यह डील इसलिए नहीं रिजेक्ट की थी क्योंकि आज उसका मूड खराब था, बल्कि यह एक बहुत ही सोची समझी हुई बिजनेस स्ट्रेटजी थी। रोहित मारवा को पता था कि आने वाले 10 साल तक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की प्राइसिंग स्टडी रहने वाली थी। ऐसे में अशोक मेहरा ने प्रपोज किए हुए प्रोजेक्ट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस प्रोजेक्ट से जो लॉस होने वाला था वह रोहित मारवा या फिर मारवा इंडस्ट्रीज बर्दाश्त करने की हालत में नहीं थी, मगर रोहित मारवा किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इस वक्त इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था जो एक लॉस मेकिंग वेंचर हो। रोहित ऐसे डिसीजन की वजह से ही देश भर के फाइनेंसर और शेयर होल्डर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर इतना भरोसा करते थे। रोहित मारवा को पता था कि आने वाले कुछ सालों तक रियल एस्टेट प्राइसिंग बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए रोहित इंपीरियल ग्रुप के मेंबर को एक के बाद एक कहते हुए देख रहा था। जब रोहित इंपीरियल ग्रुप के चैट रूम से लॉग आउट करने वाला था, तभी उसने देखा कि ग्रुप के एक मेंबर जिनका लॉगिन अकाउंट नेम कैट था, उसने सबसे गुड बाय कहा था। कैट इससे पहले कई चैटिंग सेशन से बिल्कुल खामोश थी। अचानक ही उसके आईडी से यह मैसेज जब आया तो रोहित को कुछ अजीब लगा। अचानक स्क्रीन पर देखकर रोहित को अनिका की याद आने लगी। अनिका के चलने बोलने का अंदाज, उसके बैठने का, खाने पीने का अंदाज देखते हुए रोहित के मन में एक बार आया कि अनिका की बिहेवियर पैटर्न एक कैट से काफी मिलती जुलती है।
कहीं यह हमेशा गुमसुम रहने वाला मेंबर अनिका तो नहीं। मगर तभी रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि इंपीरियल ग्रुप के सारे मेंबर या तो शाही खानदान से जुड़े थे या देश और दुनिया के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। अनिका जैसी सीधी साधी सी लड़की बेशक इस ग्रुप के मेंबर नहीं हो सकती। ये सोचते हुए रोहित ने चैट रूम से लॉग आउट कर लिया और लैपटॉप शट डाउन कर दिया। मारवा हाउस में रोहित आर्यन के साथ बेडरूम में सो रहा था। तभी अचानक ही रोहित के शरीर पर एक ठंडी लहर का एहसास हुआ। रोहित जब धीरे से आंखें खोलकर देखा तो वह हैरान हो गया। बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। चांद की रोशनी में रोहित को हवा में उड़ते हुए पर्दे नजर आने लगे। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने बेडरूम अंदर से लॉक कर रखा था तो भला हवा के झोंके से बेडरूम का डोर अचानक कैसे खुल गया था। अभी रोहित यह सोच ही रहा था कि उसने देखा दरवाजे से एक मध्यम कद की लड़की चेहरे पर घूंघट ओढ़े रोहित के पास चली आ रही थी। उस लड़की ने शादी का जोड़ा पहन रखा था और सर से पांव तक गहनों से सजी हुई थी। लड़की धीरे से रोहित के पास आकर बैठ गई। रोहित ने धीरे से उस लड़की का घूंघट उठाया। रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि शादी के जोड़े में जो लड़की अभी अभी उसके बेडरूम में आई थी वो और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। अनिका ने मुस्कुराकर रोहित की तरफ अपने हाथ में रखा हुआ दूध का ग्लास ऑफर किया। वैसे तो रोहित एक काफी सुलझा हुआ इंसान था। किसी लड़की के बहकावे में आकर ऐसे लट्टू हो जाने वाले लड़कों में से रोहित नहीं था। रोहित को अपने सेल्फ पर कंट्रोल रखने में महारत हासिल थी। मगर जब भी बात अनिका की आती तो पता नहीं क्यों रोहित को अपने आप पर काबू रखना मुश्किल लगने लगता। जैसे ही अनिका रोहित के पास आने लगी, रोहित की सांसें तेज होने लगी थी। अचानक ही रोहित की आंखें खुल गई। उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो एक सपना देख रहा था। रोहित को यह सोचकर भी अपने आप पर थोड़ी हैरानी होने लगी थी कि इतने सालों में अनिका पहली लड़की थी जो रोहित के ख्वाबों में आई थी। अगले दिन सुबह मल्होत्रा हाउस में रिया ने अपनी छोटी मम्मी से जिद करने लगी कि आज स्कूल जाने से पहले वो उसे बलबीर सर की अकादमी ले जाए। रिया ने जब रिया से पूछा कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है तो बहाना बनाते हुए रिया ने कहा कि उसकी मम्मा का एक पार्सल बलबीर सर तक पहुंचाना है। श्रेया को पता था कि इस वक्त अनिका को नींद से उठाकर इस बात को कंफर्म करना कितना रिस्की हो सकता था। इसलिए बिना अनिका से पूछे श्रेया रिया को लेकर बलबीर सर की अकादमी चली गई। श्रेया को वेटिंग एरिया में छोड़कर रिया अंदर चली गई। अकादमी में आर्यन पहले से रिया का इंतजार कर रहा था। रिया और आर्यन ने जल्दी से अपने कपड़े आपस में बदल लिए। फिर रिया ने पार्सल के नाम पर अपनी कुछ चीज एक बैग में भर कर ली थी, वो आर्यन को दे दी। स्कर्ट में खड़ा आर्यन काफी क्यूट लग रहा था। आर्यन को रिया के बारे में सिर्फ एक ही चीज नहीं पसंद थी, उसकी लड़कियों वाली ड्रेस। लेकिन इस वक्त आर्यन के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि उसकी बहन को जिस लड़के ने परेशान कर रखा था उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो जिंदगी भर याद रखे। स्कर्ट में बड़े ही अनकंफर्टेबली चलते हुए आर्यन श्रेया के पास गया। फोन में बिजी श्रेया का हाथ पकड़कर आर्यन ने श्रेया से कहा, चलो आंटी, स्कूल जाने के लिए तैयार हूं मैं। जैसे ही आर्यन ने श्रेया से कहा कि मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूं, श्रेया ने एक बार आर्यन की ओर देखा, पर क्योंकि श्रेया अपने फोन में किसी जरूरी काम में बिजी थी, श्रेया ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि आज रिया अपने स्कूल यूनिफॉर्म की स्कर्ट में कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल लग रही थी। आर्यन का हाथ पकड़कर श्रेया ने उसे कार में बिठा दिया। सारे रास्ते आर्यन ने श्रेया के साथ कोई बात नहीं की। श्रेया को जो यह बात अजीब जरूर लगी, मगर उसे लगा कि आज शायद रिया अभी भी नींद में थी और इसलिए रोज की तरह बातें नहीं कर रही थी। स्कूल आते ही श्रेया ने आर्यन को स्कूल के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के हवाले किया और फोन पर बात करते हुए फिर से कार में बैठकर चली गई। आर्यन चुपचाप स्कूल के स्टाफ को देख रहा था। अंदर ही अंदर आर्यन को बहुत डर भी लग रहा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं स्कूल मैनेजमेंट को इस बात का पता चल गया कि आज रिया की जगह उसका भाई स्कूल में पढ़ाई करने आया है, तब क्या होगा। जैसे ही आर्यन क्लासरूम में पहुंचा, मिस्का दौड़कर आर्यन के पास आई और उसे कहने लगी, आज यश तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम देख लेना, वह तुम्हें अपना पेट डॉग बनाकर ही रहेगा और फिर तुमसे कहेगा कि डॉगी की तरह अपने मुंह से आवाज निकालो। आज तुम सबके सामने एक मजाक बनकर रह जाओगे। आज तो तुम जरूर रोते हुए चिल्लाओगी क्योंकि आज सब तुम्हें कहकर चिढ़ाएंगे कि वह देखो रिया डॉगी जा रही है। रिया के लिए ऐसी बातें सुनकर आर्यन को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। आर्यन अपनी आंखें छोटी करके मिस्का की ओर देखने लगा। आर्यन ज्यादा बातें करने वाला बच्चा नहीं था, इसलिए वह सिर्फ गुस्से से मिस्का की ओर देखने लगा।
मिस्का भी आर्यन के बड़ी बड़ी आंखों में देखकर बातें करने लगी, क्योंकि आर्यन और रिया की आंखें लगभग एक जैसी थी। क्लास के किसी बच्चे को यह पता नहीं चला था कि आज स्कर्ट पहनकर रिया का भाई आर्यन स्कूल आया था। जैसे ही किंडरी टीचर क्लासरूम में आई, किंडरी टीचर का ध्यान बेंच पर बैठे आर्यन पर पड़ा। वह आर्यन के पास आई और फिर उसे गौर से देखते हुए कहने लगी, वाह, आज नन्ही परी रिया तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है। टीचर के मुंह से यह बात सुनकर आर्यन को अचानक हंसी आने लगी। जैसे ही किंडरी टीचर रोज की तरह रिया को हक करने लगी, आर्यन का मन किया कि वह किंडरी टीचर को धक्का देकर अपने आप से दूर रखे, मगर किंडरी टीचर का रिया के लिए प्यार देखकर आर्यन उन्हें रोक नहीं पाया। आर्यन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग उसे फिजिकल कांटेक्ट करें। यह नापसंदगी शायद उसमें इसलिए भी आई थी क्योंकि रोहित ने हमेशा से आर्यन को लोगों से दूर रखा था। अपनी दादी माँ के अलावा आर्यन को किसी भी फिजिकल टच की आदत नहीं थी, इसलिए किंडरी टीचर का यह बिहेवियर आर्यन को कुछ अजीब लग रहा था। मगर अपनी मॉम और अपनी बहन को मिलने के बाद आर्यन को अब धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा था कि लोग अपना प्यार दिखाने के लिए कभी कभी इस तरह भी अपना प्यार जाहिर करते हैं। किंडरी टीचर ने आर्यन के गाल पर जोर से एक किस करके फाइनली उसे छोड़ दिया। टीचर के जाते ही आर्यन ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए टीचर से कहा, थैंक यू टीचर। किंडरी टीचर को लगा कि रिया ने शायद किंडरी टीचर के इस प्यार को देखते हुए थैंक यू कहा है, मगर यह तो सिर्फ आर्यन जानता था कि आर्यन ने किंडरी टीचर को उसे अकेला छोड़ देने के लिए थैंक यू कहा था। थोड़ी देर बाद एक बच्चा आकर आर्यन के ठीक बगल में बैठ गया। उसने अपनी मैथमेटिक्स की वर्कशीट निकाली और आर्यन को दिखाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग रिया। आर्यन ने बिना कुछ बोले उस लड़के की ओर देखा। रिया ने फोन पर आर्यन से यह भी कहा था कि स्कूल में उसका एक बहुत ही हैंडसम दोस्त बन गया है जिसका नाम अभिषेक है। वह मैथमेटिक्स का स्कॉलर है। जब आर्यन ने अपनी बगल में बैठे लड़के की ओर देखा तो उसे लगा कि यह तो बस एक दुबला पतला सा लड़का है। पता नहीं रिया को कहां से यह लड़का हैंडसम लगा। फिर अभिषेक के मैथमेटिक्स वर्कशीट देखकर आर्यन ने धीमी आवाज में उससे पूछा, मैंने सुना है कि तुम मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो। अभिषेक रिया के मुंह से यह बात सुनकर हैरान हो गया। वह बस हैरानी से आर्यन को देखता रहा। तभी आर्यन ने कुछ सोचकर अपने बैग में से अपनी मैथमेटिक्स वर्कशीट निकाली और अभिषेक के सामने रखते हुए अभिषेक से कहा, क्या तुम यह मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अभिषेक? अभिषेक ने आर्यन के हाथ से वह मैथमेटिक्स वर्कशीट ली और उसमें दिए गए प्रॉब्लम को देखने लगा। जैसे जैसे वह एक के बाद एक प्रॉब्लम को देख रहा था, अभिषेक का चेहरा टेंस होता जा रहा था। फिर अचानक ही आर्यन की ओर देखकर अभिषेक ने कहा, नहीं नहीं, यह मैं नहीं सॉल्व कर सकता। आर्यन ने एटीट्यूड और एरोगेंस से भरा एक लुक अभिषेक को देते हुए कहा, हाउ स्टूपिड। फिर अचानक आर्यन को याद आया कि उसे आज रिया की तरह बर्ताव करना है, इसलिए अपनी आवाज को थोड़ी पतली करके आर्यन अभिषेक से कहने लगा, मेरा मतलब है कितनी बुरी बात है तुम्हारे लिए, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम तो मैं 1 साल पहले ही सॉल्व कर लेती थी अभिषेक। इससे पहले कि बगल में बैठा हुआ लड़का आर्यन से कुछ कहता, आर्यन उस बेंच पर से उठकर दूसरे बेंच पर जाकर बैठ गया। फिर उस लड़के की ओर मुड़कर आर्यन ने कहा, तुम मेरी बगल में तभी बैठ सकते हो जब तुम उस वर्कशीट में दिए गए मैथ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सको। मन ही मन आर्यन सोचने लगा कि रिया इतनी सी बात भी नहीं समझ पाई कि अभिषेक मैथ में अच्छा नहीं था। कहां से उसे उस मैथ का स्कॉलर लगा था। अभिषेक जो बस कुछ ही दिन पहले रिया से मिला था, वो रिया के ऐसे बर्ताव को देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। वह रिया जिसने पूरे क्लास के सामने उसे चुना था, वह आज उससे दूर भाग रही थी, वो भी बस इस वजह से कि उसे कुछ मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता था। थोड़ी देर क्लास अटेंड करने के बाद क्लास में एक 10 मिनट का इंटरवल ब्रेक अनाउंस हुआ। उस ब्रेक में बच्चों को आजादी थी कि वह चाहे तो थोड़ा सा स्नैक ले सकते थे, पानी पी सकते थे या फिर बस अपना सर बेंच पर रखकर थोड़ी देर सो सकते थे। तभी आर्यन को जोर की बाथरूम लगी। आर्यन टीचर से परमिशन लेकर क्लासरूम से बाहर जाने लगा। अक्सर यह ब्रेक में उछल उछल कर क्लासरूम से बाहर जाती थी, मगर आज किंडरी टीचर यह देखकर हैरान हो गई कि हमेशा मस्त रहने वाली रिया आज बिल्कुल धीरे धीरे अपने पांव आगे बढ़ा रही थी। आर्यन जो स्कर्ट में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वह देख देख कर अपने पांव आगे बढ़ा रहा था कि फिर जैसे ही आर्यन क्लासरूम से बाहर निकला, वह दौड़कर टॉयलेट के अंदर चला गया। आर्यन जो हर चीज पर आज ध्यान रख रहा था कि उसे रिया की तरह बर्ताव करना है, टॉयलेट जाने से पहले एक बहुत बड़ी बात भूल गया।
आर्यन ने रिया का स्कूल यूनिफॉर्म तो पहन लिया था, मगर वह यह भूल गया था कि उसे टॉयलेट यूज करते वक्त गर्ल्स टॉयलेट में जाना था। क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद आर्यन दौड़कर अपनी आदत के अनुसार बॉयज वॉशरूम में चला गया। यश, जिसे अपनी क्लास में भी 10 मिनट का ब्रेक मिला था, वह अपनी क्लास से निकलकर रिया की क्लास के पास रिया को ढूंढने आया। जब उसने देखा कि रिया अपनी बेंच पर नहीं बैठी है, तो वह स्कूल कॉरिडोर में रिया को ढूंढने लगा। फिर उसे लगा कि इससे पहले कि रिया को ढूंढा जाए, क्यों ना अपने आप को हल्का कर लिया जाए। यश वॉशरूम यूज करने के लिए बॉयज टॉयलेट के अंदर चला गया। वहाँ वो ये देखकर हैरान हो गया कि नन्ही रिया बॉयज वॉशरूम यूज कर रही थी। रिया को बॉयज वॉशरूम में देखकर यश जोर से चिल्लाने लगा, तुम सचमुच लड़का बन गई, तुम सचमुच लड़का बन गई। आर्यन को तभी इस बात का एहसास हुआ कि वह जल्दी जल्दी में वो बॉयज वॉशरूम यूज कर रहा था। जैसे ही आर्यन का नेचर कॉल खत्म हुआ, आर्यन बड़ी ही शांति से बिना यश को देखे वॉश बेसिन में अपने हाथ धोने लगा। यश पीछे खड़े रहकर मिरर में आर्यन को देखकर कहने लगा, कल तक तो तुम एक लड़की थी, आज लड़का कैसे बन गई? चैलेंज पूरी करने के लिए तुमने अपने आप को लड़के में बदल दिया। यश की बातों से आर्यन इतना समझ चुका था कि यही वह लड़का था जो रिया को स्कूल में परेशान कर रहा था। बिना कुछ कहे बड़े ही एटीट्यूड के साथ आर्यन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। यश आर्यन का जवाब सुनकर जैसे पागल सा हो गया था। उसे आज समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर विश्वास करे, अपने बड़े बुजुर्गों पर जो हमेशा कहते थे कि कोई लड़का कभी लड़की नहीं बन सकता और कोई लड़की कभी लड़का नहीं बन सकती, या उस नन्ही लड़की पर जो कल तक एक लड़की थी और आज सिर्फ उसकी चैलेंज पूरी करने के लिए लड़का बन चुकी थी। अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर यश आर्यन से पूछने लगा, क्या तुम सचमुच इतनी शक्तिशाली हो कि अपने आप को लड़के में बदल सकती हो? तो फिर क्या तुम फिर से कल लड़की बनना चाहो तो लड़की भी बन सकती हो? हल्के से स्माइल देते हुए आर्यन ने फिर से यश के इस सवाल पर हाँ में सर हिला दिया। आर्यन का जवाब देखकर यश अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यश अपने दोनों हाथ आर्यन के सामने झुकाकर कहने लगा, मैं कबूल करता हूँ कि आज से तुम मेरी बॉस हो और मैं तुम्हारा असिस्टेंट। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाई बहन सब झूठ कहते हैं कि कोई लड़का कभी लड़की नहीं बन सकता और कोई लड़की कभी लड़का नहीं बन सकती। तुम तो महान हो और इसीलिए आज से तुम मेरी बॉस हो। आर्यन समझ चुका था कि यह हट्टा कट्टा मुस्टंडा दिखने वाला लड़का दिमाग से थोड़ा सा खाली था। जब यश रिया की तारीफ कर रहा था, आर्यन धीमे कदमों से एक सर्कल बनाकर उसके आसपास घूमने लगा और फिर यश को उसके हाल पर छोड़कर आर्यन फिर से अपने क्लास में चला गया। जैसे ही आर्यन क्लास में अपनी सीट पर जाकर बैठा, मिस्का आकर आर्यन की आंखों में देखने लगी, मगर वह यह जानकर हैरान हो गई कि आर्यन की आंखें तो बिल्कुल सूखी थी। दरअसल जब मिस्का ने यह देखा कि यश रिया को पागलों की तरह पूरे स्कूल में ढूंढ रहा था, तो उसे इस बात का यकीन हो गया था कि जब भी रिया उसे बाहर मिलेगी, यश उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि रिया रोते हुए क्लास के अंदर आएगी। मगर इस वक्त रिया की आंखों में उसे पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आई, जो देखकर मिस्का हैरान हो गई। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद यश दौड़कर क्लासरूम के अंदर आया और रिया के टेबल पर एप्पल जूस रखते हुए बोला, बॉस आपके लिए एप्पल जूस, अगर आपको यह नहीं पसंद हो तो कल से ऑरेंज जूस लेकर आऊंगा। आप बस मुझे बता दीजिएगा कि मुझे क्या करना होगा। यश के मुंह से रिया के लिए ऐसी बातें सुनकर पूरा क्लास शॉक हो गया था। अचानक ही पूरी क्लास में शांति के बीच मिस्का के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। मिस्का को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। जो लड़का स्कूल का सबसे खतरनाक स्टूडेंट माना जाता था, आज उसने सबके सामने रिया को बॉस कह दिया था, वो भी उस रिया को जो मिस्का की सबसे बड़ी दुश्मन थी। मिस्का अपनी बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और पूरा क्लास हैरान होकर रिया की ओर देखने लगा था। देखते ही देखते पूरे क्लासरूम में यह बात फैल गई कि रिया अपने आप को लड़के में बदल सकती थी। रिया के पास ऐसे पावर हैं, यह सुनकर पूरा का पूरा क्लासरूम उसे एक अलग ही नजरिए से देखने लगा था। मगर आर्यन सब बच्चों से मिल रहे स्टीयर को इग्नोर करके बस वह वेट कर रहा था कि कब आज का दिन खत्म हो और वह अपनी मॉम से मिलने घर जाए। तभी एक छोटी सी बच्ची आर्यन के पास आई और उससे कहने लगी, हेलो रिया, मेरा नाम पिंकी गुलेरिया है। अपना नाम बताने के बाद वह छोटी सी नाजुक सी बच्ची आगे कुछ भी कह नहीं पाई। शायद आर्यन की बड़ी बड़ी आंखें देखकर उसे डर लग रहा था। वैसे तो आर्यन सबके साथ बहुत ही नरमी से बिहेव करता था, मगर इस नाजुक सी बच्ची को देखने के बाद आर्यन को लगा अगर वह जरा सा भी ऊंची आवाज में इस बच्ची के साथ बात कर लेगा तो यह बच्ची इसी वक्त फूट फूट कर रोने लगेगी। इसलिए आर्यन ने अपना
एटीट्यूड और अपनी आवाज कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट करके उस बच्ची से बात की। आर्यन ने उस बच्ची से पूछा, बताओ क्या हुआ, तुम क्या बात करना चाहती हो मुझसे? पिंकी गुलेरिया यश गुलेरिया की कजिन बहन थी। उस लड़की की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, मगर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर अटकते अटकते उस बच्ची ने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझे भी लड़का बना सकते हो? जिस तरह से मिस्का लोगों के साथ बात करती, अचानक जीत करती, अचानक रोने लगती, उससे लोगों को हमेशा मिस्का जैसी बच्ची के पास जाना या उसके साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था। मगर इस बच्ची पिंकी गुलेरिया को देखकर किसी भी इंसान को ऐसी बच्ची पर प्यार और सिंपैथी आ जाती थी। इस बच्ची की पतली आवाज, नाजुक सा शरीर और झुकी हुई आंखों को देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे यह बच्ची कोई मुसीबत में थी और आर्यन से मदद मांगने आई थी। मगर आर्यन यह अच्छी तरह जानता था कि वह कोई जादूगर नहीं था और न ही आज उसने कोई जादू किया था। इसलिए आर्यन ने उस बच्ची की उम्मीदों को बढ़ावा न देते हुए कहा, नहीं, कोई तुम्हें बदल नहीं सकता। भगवान ने हमें जो बनाया है वह हमारे अच्छे के लिए ही है और हमें उसी के साथ रहना चाहिए। हाँ, मेरे पास कुछ पावर है, मगर उससे मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ, तुम्हें नहीं। आर्यन के मुंह से यह बात सुनकर पिंकी के चेहरे पर मायूसी छा गई। वह मुड़कर फिर से अपनी जगह पर जाने लगी। तभी आर्यन ने उसे रोककर पूछा, पिंकी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम बॉय क्यों बनना चाहती हो? दबी हुई आवाज में अपनी नजरें झुकाकर पिंकी ने आर्यन से कहा, अपनी मम्मा के लिए। मेरी मम्मा हमेशा कहती है, काश तुम एक लड़का होती। मैं बस अपनी मम्मी को खुश देखना चाहती हूँ। यह कहते हुए पिंकी उदास होकर वहां से चली गई। कुछ देर में स्कूल का दिन खत्म हुआ। गेट पर श्रेया आर्यन को पिक करने आई थी। कार में बैठते ही आर्यन ने बहाना बनाते हुए श्रेया से कहा, वह मैं अपनी कुछ किताबें बलबीर सर की एकेडमी में भूल गया हूँ। मेरा मतलब है भूल गई हूँ। आर्यन की इस बात पर हंसते हुए श्रेया ने कहा, आज सुबह से हो क्या गया है तुम्हें? किताबें भूल गई हो वो तो ठीक है, तुम यह भी भूल गई कि तुम एक लड़की हो। ठीक है, घर चलने से पहले हम पहले बलबीर सर की एकेडमी जाएंगे। तभी आर्यन के कानों पर पिंकी की आवाज पड़ी। पिंकी जोर जोर से अपनी पतली आवाज में चिल्ला रही थी, मम्मा, मम्मा, क्या हुआ तुम्हें मम्मा? जब तक आर्यन यह समझ पाता कि पिंकी के साथ क्या हुआ है, श्रेया कार ड्राइव करके आगे निकल गई। पीछे पिंकी अपनी मम्मा के गालों पर अपने छोटे से हाथ सहलाते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई अपनी मम्मा से पूछने लगी, मम्मा क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है मम्मा तुम्हें? जब पिंकी की मम्मी नताशा को हल्का सा होश आया, तब वह दूर जा रही श्रेया अय्यर की गाड़ी की ओर देखकर हैरान हो गई। उसके मन में एक ही सवाल था, श्रेया अय्यर यहाँ कैसे? ब्रह्मपुत्र ट्रेनिंग एकेडमी। बलबीर सर के अकेडमी पहुंचने के बाद कार के रुकते ही आर्यन जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर अंदर की ओर दौड़ गया। तभी श्रेया ने देखा, ठीक उसके बगल में एक कार आकर रुकी। कार से उतरकर रोहित बलबीर सर की एकेडमी के अंदर जाने लगा। जैसे ही रोहित एकेडमी के वेटिंग एरिया की ओर पहुंचा, उसने देखा कि लगभग आर्यन जैसा दिखता हुआ एक बच्चा दौड़कर उसकी ओर आ रहा था। मगर वह यह जानकर हैरान हो गया कि उस बच्चे ने एक लड़के का स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तभी रोहित को लगा कि शायद यह उसका कोई वहम है कि दौड़कर आ रहा बच्चा आर्यन था और आर्यन ने एक स्कर्ट पहनी हुई थी। मगर जब उस बच्चे को पास आते हुए देखा तो रोहित उसे देखकर हैरान हो गया। रोहित ने अचानक उस बच्चे को दोनों कंधों से पकड़कर हैरान होते हुए पूछा, आर्यन तुम? रोहित के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आर्यन के इस बर्ताव पर वह क्या करे। उसका बेटा अभी अभी उसके सामने लड़की के कपड़े पहनकर आया था। रोहित समझ चुका था कि आर्यन की मेंटल कंडीशन अब पहले से और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उसने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर अपनी कार की ओर चलने लगा। श्रेया जो अभी भी कार में बैठे रिया के वापस आने का इंतजार कर रही थी, रोहित को देखकर चौंक गई। रोहित की बाहों में रिया को देखकर श्रेया दंग रह गई थी। वह जब अपनी इस शौक से बाहर आई तो जल्दी से कार से उतरकर रोहित पर चिल्लाने लगी, यह क्या कर रहे हैं आप? रुकिए वहीं पर, रुक जाइए, मैं कहती हूँ कि रुक जाइए। अपनी कार की ओर आगे बढ़ रहा रोहित अचानक रुक गया और हैरानी से श्रेया की ओर देखने लगा। श्रेया किसी तरह रोहित तक पहुंचकर रिया को रोहित से छीनकर अपने पास वापस लेना चाहती थी। तेजी से अपने कदम रोहित की ओर बढ़ाते हुए श्रेया ने कहा, किसी बच्ची को इस तरह तुम किडनैप कैसे कर सकते हो? तुम जैसे लोगों को कानून का डर नहीं है क्या? जैसे ही श्रेया रोहित के हाथों से रिया को लेने की कोशिश करने लगी,
रोहित 2 कदम पीछे जाकर श्रेया को इशारे से रोकने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक आर्यन ने जोर से रोहित को कहा, क्या हुआ डैडी, यह आंटी इस तरह चिल्ला क्यों रही है? यह सुनकर श्रेया हैरान रह गई। श्रेया को लग रहा था कि आखिर क्यों रिया इस आदमी को डैडी कह रही है। अचानक ही श्रेया को इस बात का एहसास हुआ कि जब उसने अनिका से कुछ दिनों पहले एक बात की थी, तब अनिका ने श्रेया से यह कहा था कि उसे उसका खोया हुआ बेटा मिल गया है। वो दिल्ली में है और उसका बेटा अपने पापा के साथ रहता है। हर बात के लिंक को मिलाते हुए श्रेया को इस बात का एहसास हो गया कि अभी अभी उसके सामने जो बच्चा रोहित ने अपनी बाहों में उठाया था, शायद यह बच्चा अनिका का खोया हुआ बेटा था और यह आदमी जो अपने बच्चे को श्रेया से बचाना चाहता था, वह उसका बाप था। यह सब सोचते हुए अचानक ही श्रेया का ध्यान एकेडमी की मेन एंट्रेंस पर पड़ा, जहां पर उसने देखा कि नन्ही रिया लड़कों के कपड़ों में दरवाजे के पीछे छुपकर उसे कुछ इशारा कर रही थी। यह सब देखकर श्रेया पूरी तरह से हैरान रह गई, मगर अपनी हैरानी से बाहर निकलते हुए श्रेया ने अटकती हुई आवाज में रोहित से कहा, सॉरी, मेरा मतलब है कि शायद मैंने आप दोनों को कोई और समझ लिया और इसलिए अचानक ही मैं वह सब कुछ बोलने लगी जो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आर्यन को कार में बिठाते हुए रोहित गुस्से से श्रेया की ओर देखने लगा और बिना कुछ कहे खुद ही कार के अंदर बैठकर वहां से चला गया। उन दोनों के जाने के बाद रिया दौड़कर बाहर आई और श्रेया से कहने लगी, छोटी मम्मी, आज तो मुझे लगा था कि हमारा भंडा जरूर फूट जाएगा। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। श्रेया फटी हुई आंखों से बस रिया को देखे जा रही थी। रिया ने अपनी छोटी मम्मा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहा, आप गाड़ी के अंदर बैठिए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। रास्ते में नन्ही रिया ने अपनी छोटी मम्मी श्रेया अय्यर को आर्यन और रिया के बीच चल रही इस अदला बदली के बारे में सब कुछ बता दिया। श्रेया अय्यर समझ नहीं पा रही थी कि इतने छोटे बच्चों में इतनी हिम्मत और इतनी अकल आई कहां से। श्रेया बड़ी मुश्किल से अपना ध्यान ड्राइविंग पर रख पा रही थी। तभी श्रेया के कंधे पर रिया ने अपना नन्हा सा हाथ रखकर कहा, देखो छोटी मम्मी, आप चाहे बदले में मुझसे कितनी भी किसी ले लीजिए, मगर आज वाली बात आप मम्मा को प्लीज मत बताना, वरना मम्मा हम दोनों को बहुत डांटेंगी। इससे पहले कि श्रेया रिया को कुछ कह सके, रिया ने श्रेया के गालों पर हाथ घुमाते हुए कहा, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग हैं। मुझे पता है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को जरूर मानेंगी और मुझे यह भी पता है कि आप अपनी नन्ही रिया को मम्मा के हाथों पीटते हुए नहीं देख सकेंगी, क्योंकि आप दुनिया की सबसे प्यारी छोटी मम्मा है ना। जिस तरह से रिया ने श्रेया को मक्खन लगाना शुरू किया था, मुस्कुराती हुई श्रेया ने रिया का नाक दबाते हुए कहा, अब इस तरह तुम अपनी छोटी मम्मी को मनाओगी तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो मुझे तुम्हारी बात मानने से रोक सके। थोड़ी देर में श्रेया और रिया मल्होत्रा हाउस पहुंच गए। जैसे ही वह लोग बंगले के गेट के अंदर आकर गाड़ी पार्क करने लगे, उन्होंने देखा कि गार्डन में झूले पर अनिका बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी। कार की आवाज सुनकर अनिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अनिका की आंखें अभी भी नींद से भारी लग रही थी, मगर आधी खुली हुई अनिका की आंखें और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही रिया अनिका के पास दौड़कर आने लगी, अनिका ने रिया को देखते ही कहा, रिया, तुम्हारी स्कूल टीचर ने अभी अभी फोन किया था। अनिका के मुंह से यह बात सुनकर रिया के पांव अचानक ही दौड़ते दौड़ते रुक गए। एक साथ बहुत सारे ख्याल रिया के दिमाग में आने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, रिया को एक बात का यकीन था कि उसका भाई आर्यन कभी भी मिसबिहेव नहीं कर सकता था। तो फिर आखिर ऐसी क्या बात थी कि टीचर ने आज मम्मा को फोन किया था। रिया को लगा कि शायद उसका और आर्यन का भंडा मम्मी के सामने फूट चुका था। अपनी आंखें नीचे करके रिया ने अपनी एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की मुट्ठी में दबा ली और दबी हुई आवाज में मम्मा से कहने लगी, मम्मा, वह मैं आपको। इससे पहले कि रिया अनिका को सॉरी कह पाती, अनिका ने अपने दोनों हाथों से रिया के कंधे पकड़ लिए और कहा, तुम्हारी टीचर तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। आखिर क्या जादू कर दिया है तुमने अपनी टीचरों पर, जो तुम्हारी इतनी तारीफ की जा रही है स्कूल में। जैसे ही अनिका के मुंह से यह लाइनें निकली, रिया की झुकी हुई आंखें फिर से चमकने लगी। अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए रिया ने अपनी माँ से कहा, क्या करूं, आपने बेटी ही ऐसी पैदा की है जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। वैसे आपको इन सब बातों पर प्राउड फील नहीं होना चाहिए। अभी तो ऐसे और कारनामे मुझे करने हैं जिस पर आपको प्राउड होगा। तब मैं आपको खुद सामने से बता दूंगी कि हाँ, मेरी इस बात पर यू कैन बी प्राउड ऑफ मी।
तब तक बस मेरी तारीफ ही सुनते जाओ। रिया की यह बात सुनकर रिया की पीठ पर प्यार से मारते हुए अनिका ने रिया से कहा, आज तक मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र होती थी कि तुम मैथ्स में थोड़ी कमजोर हो, मगर तुमने चुपके से कब मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर भी अपनी वीकनेस की ओवरकम कर लिया, यह तो मुझे भी नहीं पता चला। तुम्हारे टीचरों ने कहा है कि उन्होंने मैथमेटिकल ओलंपियाड कंपटीशन में तुम्हें भेजने का फैसला कर लिया है और बहुत जल्द वह कंपटीशन की डेट अनाउंस होने वाली है। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत मेहनत करनी होगी तुम्हें, और इस बार अगर तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपने स्कूल के लिए और अपने लिए कोई इनाम लेकर आती हो तो डेफिनेटली मम्मा तुम पर बहुत प्राउड फील करेगी। यह सब सुनकर रिया को अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसे चक्कर आ रहे थे। उसे अपने भाई की इस हरकत पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर आर्यन को अपनी मैथमेटिकल स्किल एक दिन स्कूल जाकर दिखाने की जरूरत ही क्या थी। अचानक ही उसे अपने भाई और मम्मी की हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। रिया को लगा कि उसकी मम्मा कितनी मीन है। शायद अनिका को इस बात का ऑलरेडी पता लग चुका था कि आज स्कूल में रिया की जगह आर्यन गया था, मगर इस बात का फायदा उठाते हुए अनिका ने रिया से कह दिया था कि अगले कुछ दिनों तक उसे अपने मैथमेटिकल स्किल पर ध्यान देकर उसे सुधारना होगा, तभी वह इस कंपटीशन में हिस्सा ले पाएगी। आज रिया को अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था। अपने कंधे झुकाकर रिया अपनी पीठ पर भारी से बैग लिए अपने रूम की ओर जाने लगी। जैसे ही रिया बंगले तक पहुंची, अनिका ने फिर से उसे रोकते हुए कहा, और हाँ, तुम्हारी स्कूल के टीचरों ने यह भी कहा है कि मेहरबानी करके आपकी बेटी से कहिए कि स्कूल के बच्चों में कोई अंधविश्वास न फैलाएं कि कोई लड़का जब चाहे तब लड़की बन सकता है और कोई लड़की जब चाहे तब लड़की बन सकती है। अगर किसी लड़के ने एक बार यह कोशिश कर ली तो पता है उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। तुम्हारी स्कूल के किसी यश नाम के लड़के ने आज ऐसी कोशिश की थी। आज तो किसी तरह वह बच गया, मगर आइंदा मेहरबानी करके अपनी बेटी से कहिएगा कि ऐसा कोई अंधविश्वास स्कूल के बच्चों में न फैलाएं। अनिका की यह बात सुनकर रिया तुरंत पलटकर कहने लगी, वह तो एक बेवकूफ लड़का है, सिर्फ शरीर से बड़ा है पर दिमाग से अभी भी वह छोटा बच्चा है। ऐसी बात पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। गुलेरिया हाउस। वहाँ करण गुलेरिया के घर पर यश के पापा सिद्धार्थ गुलेरिया यश को डांटते हुए कह रहे थे, यह क्या पागलपन है यश, कोई लड़का कभी लड़की कैसे बन सकता है, वह भी इस तरह। अगर आगे से तुमने ऐसी कोई बकवास पर यकीन किया या दोबारा से कोई ऐसी बातें करने की कोशिश की तो इतना याद रखना, तुम्हें इतनी दूर किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा कि तुम यहाँ अपने परिवार वालों से बात करने को तरस जाओगे। पापा की डांट खाने के बाद यश ने अपने पापा का हाथ पकड़कर घिसी हुई आवाज में अपने पापा से कहा, मगर फिर यह सब कुछ उस रिया ने कैसे कर लिया। कल तक तो एक छोटी सी लड़की थी, आज अचानक ही वह लड़का कैसे बन गई। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है बॉयज टॉयलेट में। यश की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने यश को पीठ पर जोर से 2 चपत लगा दिए और फिर बड़े ही गुस्से से कहा, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, अब तुम मुझे ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो यश। अपने पापा का हाथ छुड़ाते हुए यश ने इस बार फोर्सफुली कहा, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल के सब बच्चे जानते हैं। आप चाहो तो पिंकी से पूछ लो, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है आपको तो पूछो पिंकी से मैं सच कह रहा हूँ या नहीं। यश के मुंह से यह बात निकलते ही यश पर गुस्सा कर रहे सिद्धार्थ ने बीच हवा में हाथ रोक लिया और सोफा पर बैठे अपने भाई आकाश गुलेरिया की ओर देखा। आकाश ने अपने हाथों में नन्ही सी पिंकी को पकड़ रखा था। जब आकाश ने यश की बात सुनी तो पिंकी की पीठ पर हाथ घुमाते हुए आकाश गुलेरिया ने पिंकी से पूछा, बेटा क्या यह सही कह रहा है। अपनी आंखों को झुकाकर पिंकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। पिंकी का जवाब मिलते ही आकाश हैरान हो गया। आकाश ने पिंकी से फिर से धीमी आवाज में पूछा, क्या आपने रिया को बाथरूम में देखा था। इस बार पिंकी ने ना में अपना सर हिलाया। पिंकी का यह जवाब मिलते ही आकाश को एक बात का यकीन हो गया कि जरूर इन बच्चों को किसी बात की गलतफहमी हो गई है। जैसे ही पिंकी को हाथ में लेकर आकाश सोफा पर से खड़ा हुआ, पिंकी ने धीमी आवाज में आकाश गुलेरिया के कान में कहा, मगर मुझे पता है कि रिया बॉयज टॉयलेट में गई थी। उसने खुद मुझे बताया है कि वह चाहे जब अपना जेंडर चेंज कर सकती है, मगर यह काम दूसरे नहीं कर सकते। पिंकी के मुंह से यह सुनकर आकाश ने पिंकी को पास वाली चेयर पर बिठा दिया। फिर कुछ देर बाद जब उसने पिंकी के साथ अकेले में बातें की तो आकाश का चेहरा गुस्से और टेंशन से भरने लगा। पिंकी को फिर से अपनी बाहों में उठाकर आकाश नताशा के रूम में गया,
नताशा जो इस वक्त एक बैग में अपने कपड़े भर रही थी। उसे आकाश ने अचानक अंदर आकर ऊंची आवाज में पूछा, नताशा तुम यह क्या बातें पिंकी के दिमाग में भर रही हो? नताशा ने आकाश की इस बात पर बिल्कुल अनजान बनते हुए आकाश से पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? आकाश ने अपनी आवाज ऊंची ही रखते हुए नताशा से पूछा, तुम मेरी बेटी के दिमाग में यह बात क्यों डालना चाहती हो कि उसे एक लड़का बनना चाहिए? मुझे जवाब चाहिए। आकाश ने जब इस तरह नताशा से सवाल किया तो नताशा धीरे से चलकर आकाश के पास आई और अपना एक हाथ आकाश की छाती पर रखकर बोली, आकाश हमारी सगाई को इतने साल बीत चुके हैं मगर तुम अब तक मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को राजी ही नहीं हो रहे हो। क्या यह सब कुछ इसलिए है क्योंकि पिंकी एक लड़की है? इससे पहले कि नताशा अपनी बात पूरी कर सकती, आकाश ने अपने एक हाथ से नताशा का गला पकड़ लिया। इस वक्त आकाश की आंखों में खून सवार था। वैसे तो आकाश एक बेहद ही सॉफ्ट और जेंटल लड़का था, मगर आज अचानक नताशा के सामने उसके अंदर का जानवर जाग गया था। नताशा ने जब आकाश की आंखों में देखा तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे आज आकाश उसके गले से उसकी जान ही निकाल लेगा। आकाश के कांपते हुए होंठ और आंखों के गुस्से को देखकर नताशा आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर एक झटके से नताशा को अपनी ग्रिप से छोड़कर आकाश ने नताशा से कहा, एक बात हमेशा याद रखना, पिंकी मेरी बेटी है, तुम उसे इस तरह से ब्रेन वॉश नहीं कर सकती। कवर्ड का एक दरवाजा जो खुला था उसे जोर से धकेलते हुए आकाश नताशा के रूम से बाहर निकल गया। आकाश के कमरे से जाते ही नताशा जोर जोर से सांसें लेती हुई बेड के पास फिसल कर गिरी, मगर ऊपर देखते हुए नताशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम आकाश उसकी बेटी से प्यार करता था और यही बात नताशा को सुकून देती थी। अनिका के इंटेरोगेशन से बचने के बाद रिया अपने कमरे में बैठकर मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ने लगी थी। उसे पता था कि उसके लिए यह आने वाले कुछ दिन बहुत टफ गुजरने वाले थे, क्योंकि न ही रिया सिर्फ मैथ में कमजोर थी मगर उसे मैथ में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था। इसलिए मैथमेटिकल ओलंपियाड कंपटीशन में हिस्सा लेना रिया के लिए ठीक वैसा ही था जैसे आर्यन के लिए डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना। लगभग 10 मिनट तक मैथ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद रिया मैथ की किताबों से बातें करने लगी। रिया ने अपनी किताबों से कहा, अब आप लोगों को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि आपको देख देख कर मेरे सर में दर्द होने लगा है। राइट नाउ इट्स टाइम फॉर लाइव स्ट्रीम। मैं अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म करूंगी, फिर वापस आके आपके पास आकर आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। किताबों को एक तरफ रखते हुए रिया ने अपना मोबाइल फोन उठाया और लाइव स्ट्रीम एप्स में लॉगिन कर लिया। जैसे ही रिया ने उस ऐप में लॉगिन किया, एक बड़ा सा पॉपअप उसकी स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। इतना बड़ा पॉपअप देखकर एक सेकंड के लिए रिया थोड़ी सी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक उसकी स्क्रीन पर यह क्या फ्लैश होने लगा था। लिटिल एंजल वर्सेज काइंड ह्यूमन अलग अलग रंगों में लाइव स्ट्रीम पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्लस होने लगे थे। कमेंट सेक्शन में लोगों की कमेंट आना भी शुरू हो गई थी। इस लाइव स्ट्रीम चैनल में एक यह बात भी थी जो रिया को नहीं पता थी कि जिस किसी मेंबर ने लॉगिन किया था उसकी खुद की फोटो उसकी स्क्रीन पर उसे दिखाई नहीं देती थी, मगर उस मेंबर की फोटो लाइव स्ट्रीम पर आए बाकी सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते थे, बिल्कुल उस तरह जैसे इस वक्त काइंड ह्यूमन की फोटो रिया अपनी स्क्रीन पर देख सकती थी। इस कंपटीशन में रिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। हालांकि रिया के फैन पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़ गए थे और उसके नंबर 1 फैन उसके फैन नानू ने रिया के सपोर्ट में काफी टोकन भी भेजे थे। मगर फिलहाल रिया ने जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वालों का देश और दुनिया भर से लाखों की संख्या में फैन बेस था। फैन के मामले में रिया इन सबसे काफी पीछे थी। होम पेज के डिस्प्ले में जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर के फोटो डिस्प्ले हो रहे थे वह सारे लाइव स्ट्रीमर्स थे और लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया में इन लोगों का काफी बड़ा नाम था, क्योंकि रिया इन सब में अभी काफी जूनियर थी। रिया का पहला राउंड एक प्रोमोशनल सेशंस में डिस्प्ले हो रहा था, मगर जैसे ही कोई भी मेंबर टॉप 10 की लिस्ट में एंटर हो जाता था उसका नाम इस होम पेज पर उसकी फोटो के साथ डिस्प्ले होने लगता था। ऐसा होने से न सिर्फ उस मेंबर की फैन लिस्ट में बढ़ोतरी होती थी मगर सोशल मीडिया में भी उनका नाम और उनका चेहरा टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो जाता था। वहां इस लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म
कंपनी के सुपरवाइजर इस फेस ऑफ कंपटीशन के इंचार्ज से चैट कर रहा था। सुपरवाइजर ने इंचार्ज से कहा, इस साल की हमारी कंपटीशन कैसे चल रही है? क्या कोई नया इंटरेस्टिंग धमाकेदार टॉपिक मिला है हमें, जिससे इस साल हम अपने इन्वेस्ट को और ज्यादा बड़ा कर सकें? इंचार्ज ने रिप्लाई देते हुए कहा, इस बार भी हर साल की तरह बड़े बड़े लाइव स्ट्रीमर हमारी कंपनी में हिस्सा ले रहे हैं, मगर इस बार मेरी सबसे ज्यादा होप जिस पार्टिसिपेट से है, उस पार्टिसिपेट का लॉगिन आईडी है लिटिल एंजल। इंचार्ज के कमेंट पढ़कर सुपरवाइजर हैरान हो गया। उसने जब चेक किया कि इस लिटिल एंजल के फैन लिस्ट में सिर्फ 2 लाख फैन थे, तो सुपरवाइजर डिसअपॉइंट हो गया कि लिटिल एंजल के अब तक सिर्फ 2 लाख फैन हुए थे। उसने अपने इंचार्ज पर हंसते हुए कहा, 2 लाख फैन से क्या होने वाला है? हमारे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स पर 2 लाख वाले कम से कम 20 लाख आईडी वाले होने चाहिए। कोई बड़ा धमाका जिसके फैन लिस्ट में करोड़ों फैंस हो। सुपरवाइजर की इस बात पर जवाब लिखते हुए इंचार्ज ने कहा, मगर सर यह एक 5 साल की बच्ची है। इंचार्ज के यह कमेंट आते ही सुपरवाइजर को इंचार्ज की इस बातों में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा। इंचार्ज ने सुपरवाइजर से कहा, सर और यह बात सच है कि यह सचमुच एक 5 साल की बच्ची है। इसके बाद इंचार्ज ने रिया का एक लाइव स्ट्रीम वीडियो सुपरवाइजर को भेजा और साथ ही कहा, सर अगर हम इस लिटिल एंजल को हमारी वेबसाइट पर प्रमोट करें तो ये लिटिल एंजल काफी फैन फॉलोइंग अट्रैक्ट कर सकती है, वो भी पूरी दुनिया से। इंचार्ज की यह बात सुनकर सुपरवाइजर ने उसे फटकार लगाते हुए कहा, तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे थे अब तक? अरे इस चीज का बहुत ज्यादा हाइप करो, हर जगह लिटिल एंजल को प्रमोट करो, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर हमारे गेमिंग प्लेटफॉर्म, हर जगह इस बात को बड़े बड़े अक्षर में लिखो। चाहो तो यह वीडियो अपलोड करो, कुछ भी करके इस लिटिल एंजल की फैन फॉलोइंग्स बढ़ाओ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में कितना बड़ा खजाना लगा है। तभी सुपरवाइजर की स्ट्रेटजी को थोड़ा सा अटकाते हुए इंचार्ज ने कहा, सर हम अभी यह सब कुछ नहीं कर सकते। अभी इस आईडी के ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ कि जब यह लिटिल एंजल टॉप 10 लिस्ट में पहुँच जाएगी, उसके बाद हम इस धमाके का इस्तेमाल करेंगे। सुपरवाइजर ने इंचार्ज की इस बात पर हंसते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? 2 लाख फैन वाली एक बच्ची इतने बड़े लाइव स्ट्रीमर के साथ गेम खेलकर क्या टॉप 10 लिस्ट में कभी पहुंच सकती है? अरे अगर यह टॉप 100 में भी पहुंच गई ना, तभी यह बहुत बड़ी बात होगी। इंचार्ज ने अपने बॉस की बात को बीच में काटते हुए कहा, सर क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में लिटिल एंजल का परफॉर्मेंस क्या है? उसके टॉप फैन ने उसे अब तक 3 करोड़ रुपए के टोकन सपोर्ट में भेजे हैं, और आप तो जानते ही हैं इतने टोकन उसे टॉप 10 लिस्ट में पहुंचाने के लिए काफी है। और एक बार वो टॉप 10 में पहुंच गई, फिर जब वह बड़े बड़े लाइव स्ट्रीमर के साथ गेम खेलेगी तो अपने आप करोड़ों फैंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। और जब ऐसा होगा, तब अगर हम इस बात को रिपीट करें कि जिस लिटिल एंजल के करोड़ों फैंस ऑलरेडी हो चुके हैं, वह दरअसल एक 6 साल की बच्ची है, तब सोचो गेमिंग की दुनिया में हमारा प्लेटफॉर्म कौन सी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। न सिर्फ गेमिंग की दुनिया में लोग लिटिल एंजल को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, मगर गेमिंग की दुनिया से बाहर के लोग भी इस बच्चे को खेलते हुए देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। सर जरा सोचिए, तब तक कितना बड़ा धमाका होगा। हमारे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर, हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज चैनल पर इस बच्चे के साथ साथ प्रमोट की जाएगी। इंचार्ज ने सुपरवाइजर को रिया की तस्वीर भेजते हुए कहा, जरा इस तस्वीर को देखिए सर, मुझे लग रहा है यह किसी बहुत ही मालदार फैमिली की बच्ची है, जिसे सिर्फ बढ़ावा देने के लिए उसके किसी फैमिली मेंबर ने 3 करोड़ रुपए की टोकन देकर उसे सपोर्ट किया है। सुपरवाइजर ने रिया का चेहरा देखते हुए इंचार्ज से कहा, यह लड़की ने दिल्ली से लॉगिन किया है, इसका मतलब जरूर यह है कि दिल्ली के किसी अमीर खानदान की बच्ची है। मगर दिल्ली के सारे अमीर खानदानों को मैं जानता हूँ, पर्सनली उसके फैमिली को भी जानता हूँ, मगर मैंने इस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा, ना ही किसी फैमिली फंक्शन में और ना ही फैमिली फोटोग्राफ में। हो सकता है मैंने इस बच्ची को कहीं मिस कर दिया हो। यह कहने के बाद सुपरवाइजर ने थोड़ी देर के लिए रिया की गेमिंग एबिलिटीज चेक करने के लिए रिया के गेम्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। रिया अपने ट्रोलर्स को जिस तरह से जवाब दे रही थी, वह सुनकर सुपरवाइजर अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। एक ट्रोलर ने रिया से कहा, लिटिल एंजल, मुझे लगता है कि तुम एक डरपोक खिलाड़ी हो। पहले तो देखती हो कि लोग कहां से अटैक कर रहे हैं,
पूरी गेम जानने के बाद गेम में एंटर करने का मतलब यही है कि तुम एक कायर हो। इस कमेंट का जवाब देते हुए रिया ने ट्रोलर से कहा, अरे वाह, तुमने तो मुझे पकड़ लिया। क्या तुम्हारी पूरी फैमिली इसी प्रोफेशन में है? रिया के इस कमेंट ने उस ट्रेलर को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसका ध्यान अपने गेम से हट गया और वह जल्दी गेम से आउट हो गया। लोग न सिर्फ स्वीट एंजल की गेमिंग टैलेंट की तारीफ कर रहे थे, बल्कि स्वीट एंजल की इस तरह की कमेंट सुनकर भी लोग मजा उठा रहे थे। रिया की आती हुई कमेंट सुनकर सुपरवाइजर भी रिया के गेम को 15 मिनट तक फॉलो करते रहा और रिया की ऐसी बातों पर जोर जोर से हंसने लगा। सुपरवाइजर को एक बात का एहसास हो चुका था कि अगर इस बच्ची की गेम को देखकर वह लगातार 15 मिनट उसे जब फॉलो करने लगा था तो आम लोग जरूर रिया की टैलेंट और उसकी जबान से निकलती हुई कमेंट को पसंद करेंगे, जिससे न सिर्फ रिया की फैन फॉलोइंग बढ़ेगा बल्कि लोगों में उसके गेमिंग प्लेटफॉर्म को भी पॉपुलर करेगा। सुपरवाइजर ने इंचार्ज को एक लंबा सा मैसेज लिखते हुए कहा, तुम्हारी रिसर्च की दाद देता हूँ। यह लड़की सचमुच एक करिश्मा है। हो सकता है कि आगे चलकर यह लड़की इंटरनेट गेमिंग दुनिया की एक सेंसेशनल सुपरस्टार बन जाए। इस लड़की में वह सारी खूबियां हैं जो हमें इस साल का अपना टारगेट न सिर्फ अचीव करने में मदद करेगी बल्कि एक ऐसा बेंचमार्क खड़ा कर देगी जो आने वाले 20 सालों में भी नहीं टूटेगा। यह लड़की न सिर्फ मिलियंस बल्कि बिलियंस ऑफ फैन बनाने की काबिलियत रखती है। उसकी गेमिंग टैलेंट और उसकी बातों का हुनर देखकर तो मैं खुद ही इस बच्ची का फैन हो गया हूँ। बस अब मुझे लगता है कि इस साल की हमारी सक्सेस और हमारा परफॉर्मेंस भी इस लड़की के परफॉर्मेंस और सक्सेस से रिलेटेड है। मगर यह बात है, हमारे पास इस बच्ची का जो फोटोग्राफ है वह काफी ब्लर है। इस बच्ची का कोई अच्छा सा फोटो ढूंढने की कोशिश करो। हम लिटिल एंजल को इस बार हमारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज में जरूर यूज करेंगे। इससे उसकी पॉपुलैरिटी पूरे देश में काफी बढ़ जाएगी। वहाँ रिया वहीं अपनी गेम खेलने में मस्त थी। सुपरवाइजर और इंचार्ज की बातों से बिल्कुल अनजान अपने आज के दिन के 2 टाइटल जीत चुकी थी। 2 टाइटल जीतने के बाद रिया ने अपनी लाइव स्ट्रीम एंड कर दी। लाइव से लॉग आउट करने के बाद रिया आज बेहद खुश थी, मगर जैसे ही उसकी नजर टेबल पर पड़ी मैथ की वर्कशीट पर पड़ी, अचानक ही रिया के चेहरे की चमक फिर से गायब हो गई। मैथ की बुक्स को अपने हाथ में पकड़ते हुए रिया अपने भाई आर्यन को मन ही मन कोसने लगी। लेकिन रिया जानती थी कि इस मुसीबत से अगर उसे बाहर निकलना है तो किसी भी तरह उसे मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना ही होगा। रिया अपना मुंह नीचे करके मैथ की वर्कशीट सॉल्व करते हुए अपना सर खुजलाने लगी। वहां नीचे डिनर करने के बाद अनिका अपने बेडरूम की ओर जाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी अनिका ने पीछे से अंजलि मामी की आवाज सुनी। अंजलि मामी किशन मामा से कह रही थी, आपके पास इस वक्त कितने रुपए कैश पड़े हैं? किशन मामा ने अंजलि मामी की बातों का जवाब देते हुए कुछ देर सोचने के बाद कहा, घर में इस वक्त लगभग 4 से 5 लाख कैश पड़े होंगे। मगर क्या हुआ, तुम्हें कितने चाहिए? अंजलि मामी ने कुछ सोचने के बाद किशन मामा से कहा, मुझे कम से कम 8 लाख चाहिए। किशन मामा ने अंजलि मामी की इस बात पर हैरान होते हुए उनसे पूछा, 8 लाख कैश? मगर इतने सारे रुपये तुम्हें क्यों चाहिए, और वह भी अचानक? क्या बात है अंजलि, मुझे बताओ। अंजलि मामी ने थोड़ी झिझक के साथ किशन मामा की बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं। यह कहते हुए अंजलि मामी वहां से चली गई। जब अनिका ने देखा अंजलि अपने बेडरूम में गई तो उनका पीछा करते हुए अनिका भी अंजलि मामी के बेडरूम में चली गई। दरवाजे के पास खड़ी अनिका ने अंजलि मामी को अपने कपबोर्ड से अपनी कुछ ज्वेलरी निकालते हुए देखा। सारी ज्वेलरी को बिस्तर पर रखकर अंजलि मामी उनकी ओर देखते हुए कुछ सोचने लगी। तभी अंजलि मामी को इस बात का एहसास हुआ कि उनके कमरे में कोई खड़ा है। जैसे ही अंजलि मामी ने मुड़कर देखा, अंजलि मामी ने अनिका को अपनी ओर हैरानी से देखकर पूछा, क्या आप यह जेवर बेचने के बारे में सोच रही हैं?